संकुल यौगिकों का स्थायित्व है। और स्थायित्व को जानने के लिए हम पहले एक सामान्य अभिक्रिया है वो लिख रहे हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए एक केंद्रीय धातु परमाणु M है और उस पर +A आवेश है। जैसे मतलब Fe होता है, Fe पर आप +2 लगाते हो, +3 लगाते हो, वो वाली बात है, वो वाली बात यहाँ है। Fe जैसे धातु परमाणु है तो मेटल, मैंने लिखा मेटल, और उस पर आवेश के रूप में A लगा दिया, +A लगा दिया। और मान लीजिए इस धातु परमाणु के साथ मैं एक लिगेंड जोड़ता हूं जिस पर ऋणावेश के रूप में X है। आप जानते हो लिगेंड ऋणावेश वाले ही अक्सर होते हैं। तो जैसे लिगेंड मैंने लिया ऋणावेश वाला और उस पर X आवेश है, ठीक। जैसे आप सपोज कीजिए आपने Cl लिखते हो और Cl पर आप माइनस लगाते हो तो ये लिगेंड है। तो यहाँ M धातु परमाणु, उस पर A आवेश, और यहाँ L लिगेंड और जिस पर X माइनस आवेश। यानी कहने का अर्थ M के स्थान पर जैसे धातुएं आ जाएंगी, लिगेंड के स्थान पर L के स्थान पर जैसे कोई Cn आ जाएगा, Cl आ जाएगा, Br आ जाएगा, I आ जाएगा, उन पर माइनस होता है तो वो माइनस मैंने इस प्रकार से यू रख लिया। और जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो याद रखना संकुल आयन बन जाएगा इस प्रकार से, और संकुल आयन बन जाएगा। अब देखिए इसमें होगा क्या, जो मतलब धातु परमाणु है उस पर जो आवेश है वो, और जो लिगेंड का आवेश है वो, धातु परमाणु का आवेश और लिगेंड का आवेश आपस में क्रिया करके और एक नए आवेश के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसे मैं B+ बोल दूंगा। यानी यहां ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, इन दोनों संख्याओं से हमेशा संकुल पर अलग ही संख्या आती है। तो यहां जो आवेश है उस आवेश से एक अलग ही आवेश यहां आ जाएगा, वो अलग प्रकार का होगा, जो कि इन दोनों के बराबर नहीं होगा, अलग होगा। तभी मैंने B लिखा है कि यहाँ A है और X है, तो इनमें से नहीं लिखना है बल्कि वहां अलग ही प्रकार का आवेश आएगा, वो हमने लिखा क्योंकि वो इन दोनों के आवेश से अलग होता है, तो मैंने B+ लिखा है। और उसके बाद में सपोज कीजिए जैसे लिगेंड की संख्या में जैसे 5 4 3 2 लगाते हैं, यहाँ N लगा देता हूं लिगेंड की संख्या, तो यहाँ N है वो पैरों में यूं आ जाएगा। तो हमने ये संकुल आयन बना लिया कि M धातु जिस पर धनावेश था और वो L लिगेंड जिस पर ऋणावेश है के साथ क्रिया करती है, तो संकुल MLN और +B धनावेश वाला बनता है। तो B धनावेश वाला बन जाता है। इस प्रकार से संकुल बन गया। अब आपको अगर याद आ रहा है तो आपने 11th क्लास में एक नियम पढ़ा था, सक्रिय द्रव्यमान का एक नियम था जो गुलबर्ग-वागे ने दिया था। सक्रिय द्रव्यमान का नियम गुलबर्ग-वागे ने, और वो पर्टिकुलर नियम था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, वो नियम कहां काम में लिया जाता है? यौगिकों का स्थायित्व ज्ञात करने में, कि एक यौगिक दूसरे की तुलना में कितना स्थायी है, ये हम ज्ञात करते हैं तो फिर हमें गुलबर्ग-वागे का नियम काम में लेना पड़ता है, और जिसे सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी कहते हैं, जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम भी कहते हैं। तो यहाँ एक गुलबर्ग-वागे का नियम मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संकुल यौगिकों का स्थायित्व है, और बता चुका हूं स्थायित्व ज्ञात करना है हमें, तो हमें गुलबर्ग-वागे का सक्रिय द्रव्यमान का नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जिसे बोलते हैं वो काम में लेना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कि इस गुलबर्ग-वागे के द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से याद रखना मैं यहां संकुल का स्थायित्व निकालूंगा तो वो हो जाएगा KS। यहां इस हेडिंग के अनुसार मैं संकुल का स्थायित्व निकाल रहा हूं, वो हो जाएगा KS, जिसे बोलते हैं स्थायित्व स्थिरांक। संकुल का स्थायित्व स्थिरांक जिसे बोला जाता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ये संकुल का स्थायित्व स्थिरांक बराबर। और गुलबर्ग-वागे का नियम क्या था कि कोई आपको इस प्रकार से समीकरण दी हुई है तो उस समीकरण में आप जो यहां उत्पाद है तो उन उत्पादों की सांद्रता तो उस स्थिरांक के ऊपर यहां आ जाती है, और इन जो क्रियाकारक है उनकी सांद्रता नीचे आ जाती है। तो यहां उत्पाद मेरे पास क्या है, मेरे पास है MLN और उस पर आवेश के संपूर्ण आवेश के रूप में B+, और उसके बाद में फिर नीचे यहां ये क्रियाकारक है। तो क्रियाकारक में तो धातु है मेरे पास M,
यानी प्लस ए वाली अर्थात धातु है वो ए प्लस, जिस पर ए प्लस आवेश है, और एक मेरे पास लिगंड है, और लिगंड है उस पर मेरे पास आवेश कौन सा है? आवेश है उस पर एक्स। कौन सा? उस पर एक्स आवेश है, तो वो यहां लगा देंगे। और लिगंड की संख्या कितनी है? एन है। आप जानते हो गुणवर्ग वाक्य के अनुसार जो संख्या होती है वो संख्या घातांक के रूप में यहां चली जाती है। अगर आपको याद आ रहा है तो घातांक के रूप में चली जाती है। इस प्रकार से थोड़ा सा व्यंजक याद रखिए। इस व्यंजक का इतना महत्व नहीं है, लेकिन इस व्यंजक के ऊपर जो प्रश्न बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप क्या करोगे कि स्थायित्व स्थिरांक यानी संकुल यौगिक का स्थायित्व स्थिरांक बराबर क्या होता है? उस संकुल में उत्पाद की मात्रा की सांद्रता, ये उत्पाद है, इस उत्पाद की सांद्रता ले लूंगा और बटे में क्या लगा लूंगा? उस रासायनिक अभिक्रिया में और जो क्रियाकारक है उनकी सांद्रता, और इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? स्थायित्व स्थिरांक। तो संकुल यौगिकों का स्थायित्व है उसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? याद रखना कि संकुल यौगिकों के स्थायित्व को स्थायित्व स्थिरांक केस के आधार पर परिभाषित किया जाता है। कैसे? कि किसी संकुल यौगिक की अभिक्रिया में, किसी संकुल यौगिक की अभिक्रिया में क्रिया फल, जिसे हम उत्पाद भी कहते हैं, क्रिया फल तथा क्रिया कारकों के गुणनफल के अनुपात को स्थायित्व स्थिरांक कहा जाता है। किसी संकुल यौगिक की रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और क्रियाकारक, उत्पाद और क्रियाकारक के गुणनफल के अनुपात को स्थायित्व स्थिरांक कहा जाता है। और स्थायित्व स्थिरांक संकुल यौगिक के स्थायित्व को दर्शाते हैं। तो स्थायित्व स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा तो संकुल यौगिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना? केस का मान जितना ज्यादा होगा तो स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? याद रखना, आपकी मान लीजिए मैं Ag, जैसे इस धातु के स्थान पर मैं प्लस आवेश के रूप में Ag प्लस ले लेता हूं और मैं क्रिया करा देता हूं। एक बार चलो मान लीजिए उदासीन से करवा देता हूं क्रिया, एक बार उदासीन लेकर से, क्योंकि हमें तो तुलना करनी है, फिर ऋणावेश वाला लेंगे बाद में। पहले उदासीन वाला ले लेता हूं। उदासीन वाला है तो इस पर तो कोई आवेश नहीं है ना, यहां तो मैंने आवेश लिया है, यहां कोई आवेश नहीं है। अब समझना आप गौर से, अब हम इन दोनों की आपस में क्रिया करवा देते हैं तो इन दोनों के क्रिया करने से एक संकुल बनेगा और वो संकुल होगा AgNH3 और इसे स्थायित्व के रूप में 2 लगा देता हूं और यहां इस प्रकार से इस पर धनावेश लिख देता हूं और यहां 2 लगा देता हूं। तो ये तो Ag के साथ जब क्रिया कराएं उदासीन की तो 2 वाला बनता है, तब मैंने 2 लिखा है। इसको संतुलित करने तो यहां मैंने 2 लगा दिया और अब ये संकुल आयन बन गया है। ठीक इसी समीकरण का फॉलो हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है ना। जैसे ये प्लस आवेश है, ये उदासीन है, लेकिन यहां ये प्लस अलग ही प्रकार का आवेश आया है कि यहां तो उदासीन, यहां प्लस, तो इनसे अलग ही प्रकार का यहां आवेश आता है तो प्लस आ गया। इस प्रकार से ये, और इसमें KS का मान लीजिए 1.8 गुना 10 की पावर 7 दिया हुआ है। और आप जानते हो KS एक स्थायित्व स्थिरांक है, अर्थात 2 राशियों का अनुपात है तो इसका मात्रक तो कुछ होगा नहीं। तो KS इस समीकरण के लिए, इस पूरे आयनिक समीकरण के लिए KS स्थायित्व स्थिरांक की वैल्यू कितनी है? 1.8 गुना 10 की पावर 7 है। मात्रक इसका होगा नहीं क्योंकि 2 एक जैसी राशियों का अनुपात है। तो ये इसका, अब मैं यहां उदासीन के स्थान पर और एक धनावेश लेता हूं तो Ag तो सेम का सेम धनावेश यानी धनावेश वाला ले रहा हूं और लिगंड ऋणावेश वाला अब ले लेता हूं। जैसे Cn आप जानते हो ऋणावेश वाला होता है, अब की बार मैंने यहां ऋणावेश वाला लिया, पहले वाले में उदासीन था। अब दोनों की आपस में क्रिया करवा देंगे और यहां यौगिक बनेगा। यौगिक होगा AgCN की ट्वाइस और यहां इस पर ऋणावेश लगा देता हूं। याद रखना ऋणावेश, क्योंकि ऋणावेश इस धनावेश और इस ऋणावेश से अलग ही प्रकार का आवेश होता है।
इस धनावेश और इस ऋणावेश से ये अलग ही प्रकार का आवेश होता है, तो मैंने अलग प्रकार का आवेश लगा दिया और ये बना दिया AgCN की ट्वाइस, कोमा इसके लिए केस का मान लीजिए 5.4, ये ज्ञात लिख रहा हूं, ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है और वही मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 5.4 गुणा 10 की पावर 18। अब देखिए आप कि Ag प्लस का था, Ag के साथ ये लिगेंड उदासीन था, Ag के साथ ये लिगेंड ऋणावेशी था, तो यहां उदासीन वाले के साथ और एक संकुल आयन बन रहा है, लेकिन इसमें स्थायित्व स्थिरांक का मान प्रयोगों से ज्ञात करने पर 1.8 गुणा 10 की पावर 7 प्राप्त हुआ, जबकि Ag प्लस के साथ और ऋणावेशित लिगेंड को लेने पर और संकुल आयन बना और उसके स्थायित्व स्थिरांक का मान 5.4 गुणा 10 की पावर 18 प्रयोगों से ज्ञात किया गया। तो बताइए इन दोनों स्थायित्व स्थिरांक में से कौन सा अधिक है? नीचे वाला जो केस है उसकी वैल्यू अधिक है, और मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें केस की वैल्यू अधिक होगी वो संकुल आयन उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो हमें अगर केस की वैल्यू देकर ऐसा प्रश्न पूछ ले तो याद रखना AgNH3 की ट्वाइस होल प्लस की तुलना में AgCN की ट्वाइस होल माइनस आयन अधिक स्थायी होता है। ये नीचे वाला स्थायी क्यों होता है? क्योंकि इसके केस यानी स्थायित्व स्थिरांक का मान बहुत अधिक प्राप्त होता है प्रयोगों से, और इसका कम होता है, तो प्रयोगों से अधिक स्थायित्व स्थिरांक प्राप्त हुआ तो ये अधिक स्थायी होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि केस का मान किसी यौगिक के लिए, संकुल यौगिक के लिए जितना अधिक होगा वह संकुल यौगिक दूसरे की तुलना में उतना ही अधिक स्थायी होगा। यह बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। अगला टॉपिक है संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश। इसको समझाने के लिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, Fe धातु के साथ हम Cn लिगेंड को जोड़कर और एक संकुल आयन का निर्माण कर रहे हैं, और उस संकुल का सूत्र मैं इस प्रकार से U लिख देता हूं। आप देखिए कि FeCN6-3 वाला बना लेते हैं, और एक अन्य अभिक्रिया में और Cn के साथ और Fe धातु को जोड़ करके एक अन्य लिगेंड FeCN6 हम -4 वाला बना लेते हैं, -4 वाला बना लेते हैं। अब देखिए संतुलित कर देते हैं, Cn6 यहां Cn6 लगा दें, यहां भी Cn6 और 6 लगा देता हूं, इस प्रकार से संतुलित है। अब क्या करेंगे, इनमें केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां केंद्रीय धातु परमाणु 6 और 3, तो इसका ऑक्सीकरण अंक है ना Fe का वो आ जाएगा +3, और इसमें Fe का ऑक्सीकरण 6 और 4, तो इसमें आ जाएगा Fe का +2। तो अब ध्यान देने वाली बात कि इस यौगिक में तो Fe का +2 ऑक्सीकरण अंक आ रहा है, इसमें Fe का +3 ऑक्सीकरण अंक आ रहा है। तो जिस यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण अंक का मान ज्यादा है, या मैं यूं बोलूं जिस धातु परमाणु पर आवेश का मान ज्यादा है वह संकुल आयन उतना ही अधिक स्थायी होगा। तो इन दोनों में से हमें पूछे कि बताइए कौन सा संकुल आयन अधिक स्थायी है, तो इसमें यौगिक में और इस Fe धातु पर देखिए +3 ऑक्सीकरण का आ रहा है, तो यह अधिक स्थायी है इस 2 वाले की तुलना में। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है ऑक्सीकरण। तो जिन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु पर और आवेश का मान जितना अधिक होता है वह संकुल आयन या संकुल यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो इसमें 3 वाला ये अधिक स्थायी हो जाएगा इस दूसरे की तुलना में। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है। फिर इसी के अंदर एक बिंदु और आता है और हम उसे लिख लेते हैं त्रिज्या का मान। त्रिज्या का मान भी केंद्रीय धातु परमाणु की जो त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या का मान भी और संकुल आयन के स्थायित्व को प्रभावित करता है। तो त्रिज्या का मान किस प्रकार प्रभावित करता है देख लीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि Mn+2, Fe+2, कोबाल्ट+2, आयरन+2 और निकल+2 कर देता हूं, और फिर कॉपर+2 कर देता हूं। आप जानते हो
मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक कर देता हूं, यहां पर जिंक कर देता हूं। अब देखिए आप जानते हो ये 3D श्रेणी है डी ब्लॉक की 3D श्रेणी है। और 3D श्रेणी में आप जानते हो, आप बाएं से दाएं जाते हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि डी ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। क्या होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से, और प्रोटॉन क्या करते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे परमाणु का आकार संकुचित हो जाता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। तो 3D श्रेणी में या डी ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाने से और त्रिज्या में कमी आती जाती है। तो यहां सभी के ऊपर +2 आवेश है, आवेश का मान तो समान है, लेकिन इसकी त्रिज्या अधिक है और इसकी त्रिज्या सबसे कम है, उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना अधिक होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी, और त्रिज्या कम हो जाने से याद रखना संकुल का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इससे बना हुआ संकुल स्थायी नहीं होता क्योंकि त्रिज्या अधिक होती है इसमें, और जिंक से बना हुआ संकुल आयन अधिक स्थायी होगा क्योंकि इसमें त्रिज्या का मान कम है। तो संकुल आयन का स्थायित्व का क्रम ये हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपसे अगर पूछ ले कि इन डी ब्लॉक के तत्वों पर आवेश का मान तो समान है, लेकिन बताइए किस संकुल आयन से बना हुआ यौगिक अधिक स्थायी होगा, या इनमें स्थायित्व का क्रम भी पूछा जा सकता है। तो जिसकी त्रिज्या सबसे कम होगी उसका संकुल सबसे अधिक स्थायी होगा। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं वो तो संकुल के स्थायित्व को दर्शाने के लिए लगाए हैं। जो मैंने इसमें निशान लगाए हैं वो संकुल के स्थायित्व को दर्शाने वाले हैं। तो संकुल का स्थायित्व का क्रम, संकुल का स्थायित्व का क्रम है ये, याद रखना आप। जो मैंने निशान लगाए हैं वो संकुल के स्थायित्व का क्रम के हैं, अर्थात Zn+2 से बना हुआ संकुल आयन अधिक स्थायी होगा किसकी तुलना में? Mn+2 से बने हुए संकुल आयन की तुलना में। और अगर आपसे पूछ भी ले, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर यूं पूछ ले, बताइए Cu+2 आयन से बना हुआ संकुल आयन और Fe+2 आयन से बने हुए संकुल आयन की तुलना में अधिक स्थायी होता है, यानी ये वाला अधिक स्थायी होता है, क्यों? तो आप क्या बताओगे? आपको बोलना है कि Cu+2 में प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक हो जाने से त्रिज्या कम हो जाती है, और जिनकी त्रिज्याएं कम होती है उनके संकुल आयन का स्थायित्व अधिक होता है। तो इसका संकुल आयन स्थायी होगा त्रिज्या कम हो जाने से। प्रभावित करने वाला अगला कारक है लिगंड की प्रकृति। लिगंड की प्रकृति में संकुल यौगिकों में अगर लिगंड क्षारीय प्रकृति का होगा तो याद रखना क्षारीय प्रकृति के लिगंड इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक प्रदान करते हैं, जिससे संकुल आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको यूं समझाऊं कि कॉपर धातु के साथ मैं 2 लिगंड का निर्माण कर रहा हूं। एक मैं लगा देता हूं Cn और यहां 4 वाला कर देता हूं, और इस पर -2 आवेश कर लेते हैं, और एक कॉपर के साथ NH3 ये भी मैं 4 वाला ले लेता हूं और इस पर आवेश लगा देता हूं +2। अब हमसे पूछे कि बताइए दोनों संकुल आयनों में से कौन सा अधिक स्थायी है, जबकि केंद्रीय धातु परमाणु तो सेम है कॉपर। तो हम क्या करेंगे? तो जब धातु परमाणु समान हो तो उस कंडीशन में हमें यहां लिगंड है वो देखने चाहिए। लिगंड Cn अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है, या दूसरे शब्दों में यूं बोलूं कि Cn लिगंड NH3 की तुलना में अधिक प्रबल होता है। जो अधिक प्रबल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक प्रदान करते हैं, फलस्वरूप केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सुगमता से और आपके उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लेता है, फलस्वरूप स्थायित्व अधिक हो जाता है। तो फिर हमें यूं बोलना है कि Cn लिगंड और NH3 की तुलना में अधिक क्षारीय प्रकृति का है, या यूं बोल दीजिए अधिक प्रबल होता है। Cn लिगंड NH3 की तुलना में अधिक प्रबल होता है, अतः यह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सुगमता पूर्वक और उपसहसंयोजक बंधों का निर्माण कर लेता है, फलस्वरूप संकुल आयन इसकी तुलना में अधिक स्थायी होता है। तो लिगंड की प्रकृति भी और संकुल आयन के स्थायित्व को प्रभावित करती है, यह बात आप याद रखना। यानी ये वाला अधिक स्थायी होगा, ये वाला
और इसमें स्थायित्व अधिक होगा, जबकि जो नीचे वाला है इसमें स्थायित्व याद रखना कम होगा। स्थायित्व कम होने का रीजन बता चुका हूं कि यहाँ NH3 है तो ये तो दुर्बल होता है अपेक्षाकृत, इसकी तुलना में अपेक्षाकृत दुर्बल होता है, मैं यूं बोल रहा हूं, और ये अधिक प्रबल होता है उस श्रेणी में। तो प्रबल के साथ स्थायित्व अधिक होता है और उसकी तुलना में कुछ दुर्बल हो उनके साथ स्थायित्व कम होता है। संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले अगले कारक में है किलेटीकरण। किलेटीकरण क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जब संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ऐसा लिगंड जुड़ा हुआ हो जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक वलय संरचना का निर्माण करता है, एक रिंग का निर्माण करता है, तो उसे किलेट लिगंड कहा जाता है और इस प्रक्रिया को किलेटीकरण कहा जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाऊं, आप यूं मान लीजिए जैसे Fe के साथ और एथिलीन डाइएमीन हम 2 ले लेते हैं और यहां मैं इस पर +2 आवेश लगा देता हूं एथिलीन डाइएमीन पर और इसकी संरचना बनाऊं तो देखना एथिलीन डाइएमीन द्वितंतुक है तो 2 दूनी 4, तो इसकी समन्वय संख्या 4 हो गई। समन्वय संख्या 4 वालों की आकृति है वो याद रखना आप वर्गाकार होती है। तो इस वर्गाकार आकृति को जब मैं निरूपित करूं तो आपके सामने मैं यूं बनाता हूं, देखिए आप ध्यान से। वर्गाकार आकृति को मैं इस प्रकार से यूं निरूपित कर देता हूं इस आकृति को, और इसमें एथिलीन डाइएमीन को आप जानते हो ये सूत्र होता है NH2 CH2 और CH2 और इस साइड में यहां NH2, तो NH2 CH2 CH2 NH2, और ठीक इसी प्रकार यहां भी हम लगा देते हैं NH2 CH2 CH2 और NH2। तो यहां भी देखिए और इस सारे पर हमें +2 आवेश दिया है, +2 आवेश इस सारे पर लगा देते हैं। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, चलो इसे मैं उपसहसंयोजक से दर्शा देता हूं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन बना देता हूं उपसहसंयोजक का निशान। अब देखिए केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एथिलीन डाइएमीन एक ऐसा लिगंड है जो एक वलय का निर्माण कर रहा है, रिंग का निर्माण कर रहा है। कैसे? जैसे आप यहां से शुरू हो जाइए, यहां से शुरू हो जाएगा आप इस प्रकार से, देखिए यूं होते हुए, यूं इन बंधों से होते हुए वापस यूं आओगे, यूं इसके अंदर से जाते हुए यहां वापस इस प्रकार से यूं आओगे। बताइए एक रिंग नहीं बन रही है क्या, एक वलय नहीं बन रही है क्या? तो मैं इस लिगंड को बोलूंगा कि ये तो किलेट लिगंड है। ये लिगंड जो वलय का निर्माण कर रहा है उस लिगंड को क्या बोलते हैं? किलेट लिगंड बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? किलेटीकरण। तो याद रखना जिन संकुल यौगिकों में किलेटीकरण पाया जाता है, किलेटीकरण पाए जाने का अर्थ है कि संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ और जो लिगंड है वो एक वलय का निर्माण करता है, एक रिंग का निर्माण करता है, तो वहां किलेटीकरण है। और जिनमें किलेटीकरण पाया जाता है वो संकुल आयन, याद रखना, दूसरे संकुल आयनों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तो इसमें देखिए आप, इसमें हमें किलेटीकरण मिल रहा है अर्थात एक रिंग का निर्माण हो रहा है, तो यह संकुल आयन किसी अन्य बिना किलेटीकरण वाले की तुलना में अधिक स्थायी होगा। तो किलेटीकरण भी और संकुल आयन के स्थायित्व को प्रभावित